हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये एमपीपीएससी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो टॉपिक वाइज मैं एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूँ, उस पर केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे सीवीसी बोलते हैं इंग्लिश में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उस पर ये सेकेंड वीडियो मैं लेकर आया हूँ, जिसमें कि अगले 15 से 18 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये मैं बनाकर लाया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि अन्य सभी जितने भी परीक्षार्थी हैं जो कि एमपीपीएससी 2020 और अदर स्टेट की पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को लगातार बार बार देख पाएँ। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं। तो ऑल नोटिफिकेशंस का जो बटन है वो आपको सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद में सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए, देन यू विल गेट ऑल 100% ऑल वीडियोस नोटिफिकेशंस। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पर कमेंट जरूर आप कीजिएगा अगर आप वीडियो को किस तरीके से आपको अच्छा लगा। तो चलिए शुरू करता हूँ ये अगले 18 क्वेश्चन सीवीसी के ऊपर। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इस पर क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं। ये आ गया पहला प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा कार्य मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा के हैं? कौन कौन से कार्य हैं इसमें, ये आपको बताना है। निर्माण कार्यों से संबंधित निर्माण कार्यों से संबंधित शिकायतों के विशिष्ट मामले। दूसरा, सरकारी संगठनों के निर्माण कार्यों का सतर्कता दृष्टिकोण से तकनीकी अंकेक्षण। तीसरा जो है, सतर्कता आयोग तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों की तकनीकी मामलों से जुड़े सतर्कता विषयों पर सलाह देना। तो इसमें से कौन से कथन है जो कि सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक, दो, या फिर तीनों के तीनों जो हैं सभी सत्य हैं? तो कौन सा विकल्प इसमें से सही है? तो इसमें से जो दा है, यानी कि सभी विकल्प, ऊपर दिए हुए सारे विकल्प बिल्कुल सही है। पहला वाला, दूसरा और तीसरा, तो तीनों विकल्प इसमें सही है। इसको आपको याद करना है। अगला प्रश्न आ गया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1986 में, 1987, 1988 या 1989? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो सही विकल्प है सा, 1988 में भ्रष्टाचार अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, और ये सतर्कता जो आयोग है उसी के कानून के तहत ये कार्यवाही करता है। ठीक है ना, ये अधिनियम 1988 में हुआ था, लेकिन जो सीवीसी है, सीवीसी भी के तहत ही ये पूरा का पूरा कार्रवाई करता है। ठीक है ना, यही अधिनियम लगाता है सीवीसी और इसी अधिनियम के तहत पूरा का पूरा ये कार्य करता है। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग के इनमें से कौन से कार्य हैं? आ, सरकार के निर्देश पर सरकार के प्राधिकरण की कर्मचारी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करना, या फिर आरोपों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के कामकाज का देखरेख करना। सा, केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों को ऐसे किसी मामले में सलाह देना, या फिर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाने हेतु संबंधित प्राधिकरणों को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करना, या फिर ये सभी जो कि ऊपर दिए गए हैं सारी चीजें उनके कार्यों में सम्मिलित हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प बिल्कुल ऊपर वाला। ठीक है ना, ऊपर के जो चारों विकल्प दिए हैं, ये चारों विकल्प केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के कार्यों में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, सतर्कता आयोग किस प्रकार की शक्तियों का उपयोग करता है? फौजदारी न्यायालय, दीवानी न्यायालय, सिविल न्यायालय, या फिर भारतीय दंड संहिता के अनुसार? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है दीवानी न्यायालय। ये दीवानी न्यायालयों की जो शक्तियां हैं ये इसके पास में होती हैं और इसका वो पूरा उपयोग करता है जब भी वह जांच या फिर कोई भी कार्रवाई करता है। तो इसका विकल्प बा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आ गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? संसद, केंद्रीय सरकार, गृह मंत्रालय, या फिर राष्ट्रपति? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो दा इसका बिल्कुल सही विकल्प है। राष्ट्रपति को ही ये अपना जो वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो दिस इज द
करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, विसिल ब्लोअर संरक्षण विधेयक 2011 को राष्ट्रपति के द्वारा किस वर्ष सहमति प्रदान की गई थी? आ 8 मई 2014, 9 मई 2014, 10 मई 2014 या फिर 11 मई 2014 को। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है 9 मई, यानी कि बा विकल्प बिल्कुल सही है, 9 मई 2014 को, ठीक है ना, विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2011 को राष्ट्रपति के द्वारा इसमें हस्ताक्षर करके सील लगाकर इसको कानूनी रूप में जो अमली जामा था वो उसको पहनाया गया था, यानी कि पारित हुआ था ये 9 मई 2014 को। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, विसिल ब्लोअर विधेयक में गलत शिकायत पाए जाने पर कितना जुर्माना और कितने साल की जेल की प्रावधान है? 2 साल की कैद 50,000 रुपए जुर्माना, 2 साल की कैद 10,000 रुपए जुर्माना, 1 साल की कैद 30,000 रुपए जुर्माना या फिर 2 साल की कैद 30,000 रुपए जुर्माना। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है दा, 2 साल की इसमें कैद और 30,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। अगर विसिल ब्लोअर अपने किसी भी शिकायत में गलत पाया जाता है, विसिल ब्लोअर यानी कि वो व्यक्ति जो कि किसी के बारे में पूरी सूचना देता है और उस सूचना के बारे में अगर जानकारी गलत मिलती है, ठीक है ना, तो उसमें अगर कोई कार्रवाई करती है, उस कार्रवाई में, ठीक है ना, जांच के दौरान वो चीजें गलत पाई जाती हैं जो कि विसिल ब्लोअर ने बताई हैं, तो उसमें विसिल ब्लोअर को 2 साल की कैद और 30,000 रुपए के दंड का प्रावधान है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया 27वां, विसिल ब्लोअर अधिनियम से जुड़ी सूचनाओं को एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया है। तो कौन सी सूचना है जिनको कि इस एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया है? ये आपके पास में विकल्प दिए हुए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सूचना, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे विशेष बल, बीएसएफ और राष्ट्रपति। तो इसमें से सही कूट का चयन करना है कि जिनको कि विसिल ब्लोअर अधिनियम से जुड़ी हुई सूचना से बाहर रखा गया उसके एक्ट से। तो ये आपके पास में कूट दिया है 1 2 3, 1 3 5, 1 3 या फिर ये सही। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है 1 और 3, यानी कि सा विकल्प इसका बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें से कौन सी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई सूचना और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे हुए जो विशेष बल हैं, इनको विसिल ब्लोअर अधिनियम की जो जुड़ी हुई सूचना है उसके एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया है। और साथ ही साथ में जो पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे हुए विशेष बल होते हैं, ठीक है ना, उनको भी इसकी जो विशेष जो एक्ट है इससे बाहर रखा गया है। यानी कि रनिंग प्रधानमंत्री तो है ही है करंट का, साथ में पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे हुए जो विशेष बल हैं उनको भी इस दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक है, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस, और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने, आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में 20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं? तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और
वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं? और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे। और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं? तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें। दोनों बैच में 2 जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें कि आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, केंद्रीय सतर्कता आयोग किसके प्रति उत्तरदायी है? केवल लोकसभा के प्रति, केवल राज्यसभा के प्रति, गृह मंत्रालय के प्रति या फिर केवल संसद के प्रति? तो इसका जो सही विकल्प है वो है केवल संसद के प्रति ही सीवीसी उत्तरदायी होता है। इसके अलावा यानी कि संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों के प्रति ही केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसे सीवीसी बोलते हैं ये उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न आ गया, इनमें से किन किन मामलों की जांच सतर्कता आयोग के द्वारा की जाती है? समुद्र में होने वाले अपराध की, पासपोर्ट धोखाधड़ी, राज्य कोषीय कानून का उल्लंघन, हवाई जहाज में होने वाले अपराध, या बताइए इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है? 1 2 3, 2 3 4, 1 3 या फिर सभी जो कथन ऊपर दिए हुए हैं वो सही हैं। तो इसका जो विकल्प दा है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ऊपर दिए हुए सारे कथनों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग जांच करता है। 1 पर भी करता है, 2 पर भी करता है, 3 पर भी और 4 पर, यानी कि चारों के चारों विकल्प इसके सही हैं। अगला प्रश्न आ गया, सीबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकल्प आपके सामने है, 1 अप्रैल 1963, 2 अप्रैल 1963, 3 अप्रैल 1963 या फिर 4 अप्रैल 1963। तो इसका जो सही आंसर है, सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आ, 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आ गया, अन्वेषण कार्य के लिए सतर्कता आयोग किस अधिकारी और संस्था पर निर्भर रखता है? अन्वेषण मतलब जांच, जो भी जांच के कार्य होते हैं वो कौन सी संस्था और अधिकारियों पर निर्भर रहता है? दिल्ली पुलिस अधीक्षक, मुख्य सतर्कता आयुक्त अधिकारी, सीबीआई, सीआईडी या फिर बा और सा दोनों? तो इसका जो सही विकल्प है
वो कौन सा है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका सही विकल्प है ई, यानी कि बा और सा जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। बा और सा यानी कि मुख्य सतर्कता आयुक्त अधिकारी और सीबीआई, इन दोनों पर ही, ठीक है ना, जो सीवीसी है वो डिपेंड रहता है और जांच करवाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आ गया, वर्ष 2017 के दौरान मुख्य परीक्षक तकनीकी संगठन का दायरा गठन परीक्षण के लिए बढ़ाया गया, उसमें से क्या क्या सम्मिलित किया गया है? विकल्प आपके सामने हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो इसमें से क्या क्या सम्मिलित किया गया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, बैंक ऑफ बड़ौदा, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। तो सही कूट का चयन करना है, कौन से विकल्प इसमें से सही होंगे, ठीक है। 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2 या फिर सभी इसमें शामिल हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है द, यानी कि ये सभी की सभी इसमें शामिल हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भी शामिल है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, बैंक ऑफ बड़ौदा और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। तो सभी के सभी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अगला प्रश्न आ गया, इंटीग्रेटेड इंडेक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम सतर्कता आयोग ने किसके साथ मिलकर विकसित किया है? ये एक प्रोग्राम है जिसको कि डेवलप किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, या फिर भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर, या भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, या फिर नीति आयोग। तो किसके साथ में मिलकर ये एक जो प्रोग्राम है उसको विकसित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। इसके साथ में मिलकर सीवीसी ने इसको तैयार किया है। अगला प्रश्न आ गया, इंटीग्रिटी डेवलपमेंट इंडेक्स क्या दर्शाता है? देश में व्याप्त भ्रष्टाचार का पैमाना, सार्वजनिक संगठनों में व्याप्त भ्रष्टाचार, सरकार में अकुशल प्रशासन, या फिर सार्वजनिक संगठनों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और कुशल प्रशासन। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आ, देश में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसका जो स्केल है उसको यहाँ पर रीड करता है, उसका पैमाना यहाँ पर बताता है। और ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स ये बनाया किसने था? ये आईआईएम जो अहमदाबाद है ना उसके साथ में मिलकर सतर्कता आयोग ने इसको तैयार किया था, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर है, ठीक है। इस प्रश्न का जो आंसर है वो करेक्ट करना है अपने को। इसका प्रश्न का आंसर ये नहीं है देश में व्याप्त भ्रष्टाचार का पैमाना, बल्कि इसका जो सही आंसर है वो है सार्वजनिक संगठनों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और कुशल प्रशासन। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये गलत था, ठीक है ना, इसको करेक्ट करना है। तो करेक्शन करके आपको ये सुधारना है कि इसमें सार्वजनिक संगठनों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का और कुशल प्रशासन को इंटीग्रिटी डेवलपमेंट इंडेक्स दर्शाता है, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, ये इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न आ गया 35वां और इस एमसीक्यू सीरीज का ये आखिरी प्रश्न है, बाह्य एजेंसी के माध्यम से सतर्कता आयोग का अन्वेषण कौन करता है? यानी कि सतर्कता आयोग का की जो जांच है वो कौन करता है? सीबीआई, दिल्ली पुलिस, सीआईडी या फिर गृह मंत्रालय। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो जैसे कि मैं पिछले प्रश्नों में भी बता चुका हूं आपको, तो इसका सहयोग करती है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वही इसकी मदद करता है और वही इसकी सारी जांचें करता है बाह्य एजेंसियों के माध्यम से। बाहर की एजेंसी कौन सी? सीबीआई की मदद लेता है और सीबीआई के साथ में सतर्कता आयोग ये पूरी की पूरी जांच करवाता है। तो ये थे पूरे के पूरे 35 प्रश्न जो कि मैंने आपको सीबीसी के पूरे क्वेश्चंस रखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे दोनों, ठीक है ना। इससे पहले पहला वीडियो भी आ चुका है और ये दूसरा वीडियो है। और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एमपीपीएससी और अदर स्टेट की पीएससी के जो विद्यार्थी हैं वो मेरे इस वीडियो को देखकर सीबीसी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाएँ। साथ ही साथ में मेरी इस सीरीज से लगातार जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट करने के बाद में
आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, देन यू विल गेट ऑल 100% नोटिफिकेशंस ऑफ द माय ऑल वीडियोज। तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला टॉपिक पर वीडियो लेकर फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।